तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई फिल्म की जो काफी चर्चा में है। ये कहानी है तीन अलग अलग औरतों की। इस पूरे विश्लेषण में हम इसके प्लॉट को, इसकी कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। अच्छा, तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इन तीनों औरतों से मिलेंगे, जानेंगे कि वो कौन है। फिर हम देखेंगे कि कैसे प्यार और सपनों के नाम पर वादे किए जाते हैं। इसके बाद कहानी में मोड़ आता है, धोखे का जाल, और हाँ, उस धोखे की क्या कीमत चुकानी पड़ती है वो भी देखेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे कहानी के अंजाम तक कि न्याय हुआ या नहीं और उसके बाद क्या हुआ। तो पहला भाग, तीन औरतें एक कहानी। अब देखिए, फिल्म की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले एक दुखद सीन से होती है, जहां इन तीनों की कहानी का अंत दिखाया जाता है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, बिल्कुल शुरुआत में, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो चलिए मिलते हैं इन तीनों से। सबसे पहले है केरल की सुरेखा, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की जिसके परिवार ने उसे सिखाया है कि सब धर्म बराबर हैं। फिर है मध्य प्रदेश की नेहा। नेहा एक जबरदस्त जैवलिन थ्रोअर है और उसका बस एक ही सपना है, देश के लिए खेलना। और तीसरी है राजस्थान की दिव्या। दिव्या सोशल मीडिया पर अपने कल्चरल डांस से फेमस होना चाहती है। मतलब तीनों के रास्ते और मंजिलें सब अलग। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, प्यार और प्रसिद्धि के वादे। यहीं से कहानी में कुछ नए किरदारों की एंट्री होती है और हम देखेंगे कि कैसे बड़ी चालाकी से इनके सपनों को ही इनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही वो पॉइंट है जहां इन तीनों की अलग अलग कहानियां अनजाने में एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। सबसे पहले सुरेखा की बात करते हैं। सुरेखा को प्यार होता है सलीम से, जो पहले से शादीशुदा है। सलीम उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देगा, पर सबसे बड़ी बात, वो सुरेखा से कहता है कि उसे शादी के बाद अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात सुरेखा का दिल जीत लेती है। उसे लगता है कि सलीम की सोच बहुत मॉडर्न है, बाकियों से अलग है। अब नेहा और दिव्या की तरफ चलते हैं। देखिए उनके सपनों को कैसे टारगेट किया जाता है। नेहा का जो बॉयफ्रेंड है राजू, वो वादा करता है कि शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें देश के बेस्ट जैवलिन कोच से ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। उधर दिव्या का बॉयफ्रेंड रसीद उसे कहता है कि ये कल्चरल वीडियो छोड़ो, ग्लैमरस वीडियो बनाओ, रातों रात स्टार बन जाओगी। मतलब दोनों के सपनों के आगे एक शर्त रख दी गई है, पहले ये करो फिर वो मिलेगा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां प्यार और वादों का वो जो खूबसूरत मुखौटा था वो धीरे धीरे हटने लगता है और उसके पीछे का जो असली चेहरा है वो सामने आने लगता है। यहीं से शुरू होता है धोखे का असली खेल। धोखे की पहली परत खुलती है नेहा के सामने। शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति, जिसे वो राजू समझती थी, उसका असली नाम तो मोहम्मद फैजान है। और जब वो इस बारे में पूछती है तो फैजान बड़े आराम से जवाब देता है, अगर मैं सच बताता तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। सोचिए, ये तो बस शुरुआत थी। नेहा के साथ जो हुआ वो एक पूरा पैटर्न फॉलो करता है। आप देखिए कैसे। स्टेप 1, इमोशनल ब्लैकमेल करके घर वालों से छिपकर शादी करना। स्टेप 2, शादी के बाद अपनी असली पहचान बताना। स्टेप 3, उसे उसके परिवार से पूरी तरह अलग कर देना। फिर स्टेप 4, मारपीट और गाली गलौज शुरू। और आखिर में स्टेप 5, उससे पैसे भी ऐंठना, एक के बाद एक सब कुछ। और कमाल की बात यह है कि लगभग यही पैटर्न सुरेखा और दिव्या के साथ भी अपनाया जाता है। सुरेखा का सच तब सामने आता है जब सलीम की पहली पत्नी अचानक घर आ जाती है। तब सलीम मानता है कि उसने कभी तलाक दिया ही नहीं था और अब वो कहता है कि साथ रहना है तो धर्म बदलो। उधर दिव्या, जो रसीद के साथ भाग चुकी थी, उससे रसीद कहता है कि रील्स बनाने की आजादी चाहिए तो पहले धर्म बदलना होगा। मतलब जो वादे थे वो अब शर्तें और धमकियां बन चुके थे। तो जब विश्वास टूटता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और यहाँ ये कीमत बहुत बहुत भयानक थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां हम देखेंगे कि जब ये तीनों इस जाल में पूरी तरह फंस गईं तो उनके साथ क्या क्या हुआ। सुरेखा के साथ ये होता है कि सलीम उसे कमरे में बंद कर देता है। उसे जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है। जब उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो अपने माँ बाप के लिए एक चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में वो लिखती है, जब मेरा शरीर मिले तो मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया जाना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी जान दे देती है। नेहा की कहानी तो और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ ले लेती है। फैजान उसे 40 दिनों के लिए एक मौलवी के पास छोड़ देता है, जहां उसके साथ लगातार रेप होता है। और बाद में पता चलता है कि यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। फैजान पैसों के लिए नेहा की ट्रैफिकिंग कर रहा था
और अब दिव्या की कहानी का अंत। याद है, उसने रील्स बनाने की आजादी के लिए धर्म बदला था। धर्म बदलते ही रसीद उसी आजादी को हराम बताकर छीन लेता है। वो उसे मारता पीटता है, घर में दूसरी बीवी ले आता है। और एक दिन जब दिव्या छिपकर अपने घर वालों को मदद के लिए एक वीडियो भेजने की कोशिश कर रही होती है तो रसीद उसे देख लेता है और उसे इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, न्याय। सवाल यह है कि इन सारे गुनाहों का पर्दाफाश कैसे हुआ और कानून ने फिर क्या किया। चलिए देखते हैं। सच सामने आने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन एक एक करके। पहले दिन नेहा किसी तरह छत से कूदकर भागती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब कुछ बता देती है। अगले ही दिन एक आदमी सुबह वॉक पर निकलता है और देखता है कि एक कुत्ता जमीन से एक इंसान का हाथ खोदकर निकाल रहा है। वो दिव्या का शव था। और तीसरे दिन सुरेखा की मां को अपनी बेटी की लिखी हुई वो चिट्ठियां मिलती हैं जिनमें पूरी आप बीती लिखी थी। और इन तीनों घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन में आती है। सलीम, फैजान और वो मौलवी रसीद और उसका परिवार सब के सब गिरफ्तार हो जाते हैं। जहां तक परिवारों की बात है, नेहा के माँ बाप अपनी गलती मानकर उसे वापस अपना लेते हैं और दिव्या के माता पिता अपनी बेटी के बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश का जिम्मा उठाते हैं। फिल्म यहां खत्म होती है, लेकिन अंत में ये कुछ असली घटनाओं का जिक्र करती है और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ये फिल्म अपनी कहानी के जरिए समाज में किस मुद्दे पर किस तरह की बातचीत शुरू करना चाहती है। इसका जवाब शायद फिल्म देखने वालों को खुद ही खोजना होगा।